डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, दृष्टि आईएएस के इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु और उससे जुड़े हुए जो डायमेंशंस हैं उन पर बात करेंगे। दरअसल आपको जानकारी में होगा कि बीते 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई और जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर भी आयोजित किया गया। तो इस लिहाज से भारत में जनजातियों की क्या स्थिति है और भारत में जो जनजातियां निवास करती हैं इनका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या महत्व रहा, क्या योगदान रहा, इससे संदर्भित चर्चा आज हम करेंगे। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि भारतीय संविधान में जनजातियों की जो स्थिति है उसे किस तरीके से पेश किया गया है और भारत में जनजातियों के लिहाज से क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं। इन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। चूँकि भारत की जो जनजातियां हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, ट्राइब्स हैं, उनके नज़रिए से यदि देखा जाए तो वे भारत में कहा जा सकता है कि एक मार्जिनल कैटेगरी में वो गिने जाते हैं, माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए क्या कुछ उपाय किए जाने की आवश्यकता है, इस पर भी चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है। तो आज की चर्चा इन्हीं सब डायमेंशंस को मद्देनज़र रखते हुए होगी। तो एक नज़र हम डाल लेते हैं आज की चर्चा के महत्वपूर्ण डायमेंशंस पर। इन डायमेंशंस की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि खबर क्या है। खबर के तौर पर मैंने आपको बता ही दिया है कि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई और जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर भी आयोजन किया गया। इसके साथ साथ भारत की आज़ादी में जनजातियों की जो भूमिका रही, हम दरअसल कई बार यह छोड़ देते हैं कि भारत की आज़ादी में कई ऐसे नायक, कई ऐसे लोग भी थे शामिल जिन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर योगदान तो दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उनका नाम छूट जाता है हमारे इतिहास के पन्नों में, या फिर कभी हम शायद याद नहीं भी कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यह जानना ज़रूरी है कि जनजातियों की भूमिका किस हिसाब से भारत की स्वतंत्रता के कॉन्टेक्स्ट में रही है। और इसके साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारतीय जनजातियों को किस रूप में पेश किया गया है, कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान हैं इनके लिए भारतीय संविधान में। इसके साथ साथ आज के संदर्भ में जनजातियों को कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि भारत सरकार के द्वारा जनजातियों के उत्थान के लिए, जनजातियों के विकास के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं और क्या कुछ अन्य ऐसे पहलू इससे जुड़े हुए हैं। पूरी चर्चा के आधार पर जो सवाल बन सकता है वो सबसे अंत में सवाल रहेगा। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं खबर के साथ। यहाँ पर एक टॉपिक दिया गया है, रिकॉग्नाइजिंग द अनसंग हीरोज फ्रॉम इंडियाज ट्राइबल कम्युनिटीज़। इंडियन एक्सप्रेस नामक समाचार पत्र में यह एक आर्टिकल आया था और इसी को बेस बनाते हुए आज की हमारी चर्चा आगे बढ़ेगी, है ना। इसमें और भी बहुत सारी जो डायमेंशंस हैं जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में जिक्र किया, उसके हिसाब से हम आगे एक एक कर बढ़ते चले जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत की आज़ादी में जनजातियों की कैसी भूमिका रही थी। आप बिरसा मुंडा का नाम जानते हैं। बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह के माध्यम से बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इन्हें झारखंड में आज के समय में भगवान के नाम से भी जाना जाता है, भगवान बिरसा मुंडा कहा जाता है इन्हें, है ना। तो उन्हीं को स्मरण करते हुए और जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर इस बार मनाया गया है। और 15 नवंबर को मैं आपको ये भी बता दूं कि 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। बहरहाल यदि हम जनजातियों की भूमिका की बात करें स्वतंत्रता आंदोलन में, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत में जनजातियाँ विस्तृत तौर पर निवास करती हैं। कहने का मतलब ये कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मध्य भारत, हर जगह जनजातियों का निवास है। ये विभिन्न क्षेत्रों में निवास करती हैं। और यदि स्वतंत्रता संग्राम में इनकी भूमिका की बात की जाए तो कई ऐसी जनजातियां रही थीं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पहाड़िया, चुआर, कोल, भील, संथाल, मुंडा, रामोसी, कोया, है ना, ऐसे कई सारी अन्य जनजातियां भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी।
यदि मैं इनके क्षेत्र की बात करूं तो जो पहाड़िया जनजाति थी, ये उस समय राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में ये जनजाति रहती थी। इसने ब्रिटिश उत्पीड़न के अगेंस्ट में जो है एक मुहिम छेड़ी थी। उसके अलावा चुआड़ जनजाति उस समय रांची, हजारीबाग, सिंहभूम जैसे क्षेत्रों में रहती थी। कोल जनजाति भी उसी इलाके में रहती थी। भील जनजाति दरअसल पश्चिमी घाट जो कहा जाता है उधर निवास करती थी, वहाँ पर वो विद्रोह उन लोगों ने किया था। और साथ ही बाद में राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में, दक्षिणी राजस्थान में गोविंद गुरु नाम के एक समाज सुधारक थे, उनके नेतृत्व में भी भील विद्रोह हुआ था, जिसका संदर्भ जो है मानगर हिल नरसंहार से भी जुड़ा हुआ है। इसके संदर्भ में भी अभी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा संथाल मुंडा के बारे में तो आप जानते ही होंगे। संथाल विद्रोह जो कि सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में मूलतः हुआ था। ये 4 भाई थे और 1856-57 के दौरान में यह विद्रोह हुआ था। इसके अलावा मुंडा विद्रोह हुआ था 1899-1900 के आसपास में यह विद्रोह हुआ था बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। इसके अलावा कोया विद्रोह गोदावरी क्षेत्र में हुआ था। इसके अलावा रामोसी विद्रोह महाराष्ट्र के सतारा वाले रीजन में हुआ था। तो ये जो विद्रोह हुए हैं और इन विद्रोहों का जो क्षेत्र है, आप समझ सकते हैं कि जहाँ एक तरफ पूर्वी प्रदेश के स्तर पर उस समय जो तत्कालीन बिहार था, वहाँ पर कुछ विद्रोह हुए। कुछ विद्रोह ऐसे भी थे जो कि महाराष्ट्र वाले रीजन में, कुछ राजस्थान वाले रीजन में, कुछ दक्षिणी वाले रीजन में, पूर्वोत्तर रीजन में भी कुछ विद्रोह हुए थे। इनके बारे में भी मैं यहाँ पर आपको चर्चा करूँगा। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विद्रोह उस दौरान ही हुए थे, जिनका जो मूल मकसद था, वो मूल मकसद क्या था? मूल मकसद यही था कि ब्रिटिश राज जिस हिसाब से शोषण दमन का सहारा ले रही थी भारत में शासन करने के लिए, और भारत की जो जनजातियां थी इनके प्राकृतिक अधिकार को छीन रही थी, और जो भी इनकी सामाजिक व्यवस्था थी उस व्यवस्था को ये छिन्न भिन्न कर रही थी, और जो प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करती थी भारत की जनजातियां उस दौरान अपने अपने क्षेत्रों में उनको हड़प रही थी, उनको तितर बितर कर रही थी। इस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जनजातियों ने अपने अपने क्षमता के अनुसार विद्रोह किया था। तो आप समझ सकते हैं कि उस दौरान जबकि भारत की जनजातियों के लिए कोई भी ऐसा बेहतर सहारा नहीं था, इन लोगों ने ब्रिटिश साम्राज्य के अगेंस्ट में जोर शोर से पार्टिसिपेट किया था, इसके अगेंस्ट में हिस्सेदारी निभाई थी, विद्रोह किया था। आगे बात करें कि 1913 में मानगर हिल नरसंहार के संदर्भ में भी चर्चा करना जरूरी हो जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि गोविंद गुरु नाम के एक समाज सुधारक थे, जिन्होंने भील जनजाति को एकजुट किया था, है ना। और इन्होंने भगत आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन? मैं इसे फिर से लिख देता हूं, भगत आंदोलन। एक्चुअली भगत संप्रदाय की स्थापना की थी और इसी के नाम पर भगत आंदोलन इन्होंने चलाया था। उस दौरान दक्षिणी राजस्थान की बात हो रही है। तो जो जिस जनजाति के लोग जब इकट्ठा हुए, एकजुट हुए और ब्रिटिश साम्राज्य के अगेंस्ट में इन लोगों ने अपनी आवाज़ बुलंद की, तो ऐसे में नवंबर 1913 में मानगर हिल एक जगह है, वहाँ पे राजस्थान और गुजरात की सीमा पर, वहाँ पर ब्रिटिश सैनिकों ने भील जनजाति के लोगों को बड़े पैमाने पर मार डाला, है ना। जिस तरीके से 13 अप्रैल 1919 को जो जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ था अमृतसर में, तो उसके हिसाब से ही यदि कहा जाए तो बाद में यह कहा जाता है कि जिस तरीके से जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ था कि एक बहुत बड़े मैदान में लोगों को घेर करके और ब्रिटिश सेना ने उन पर गोलीबारी की थी, कुछ ऐसी ही घटना यहाँ पर हुई थी। इसलिए बाद में ऐसा कहा जाता है यह जो मानगर हिल नरसंहार है, यह जालियांवाला बाग नरसंहार की तर्ज पर ही इसे आप देख सकते हैं, है ना। तो बाद में इतिहासकारों ने कुछ इस तरीके से इसकी विवेचना की थी। तो इस लिहाज से यह नरसंहार बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। भील जनजातियों को बड़े पैमाने पर गोली मारी गई थी, उन्हें मौत के घाट उतारा गया था।
इसके अलावा यदि मैं आगे चर्चा करूं कि अन्य जो महत्वपूर्ण योगदान रहा जनजातियों का भारत की स्वतंत्रता के समय में, तो जब हम बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत की, तो पूर्वोत्तर भारत में जदो नांग और रानी गाइदिन्ली ये दो नाम बहुत ही चर्चित हैं। जदो नांग के नेतृत्व में ही एक हकारा आंदोलन हुआ था और उन्हीं के आंदोलन में बाद में रानी गाइदिन्ली ने पार्टिसिपेट भी किया था, है ना। तो ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में इन्होंने जनजातियों को, जो जिस जनजाति से ये बिलोंग करते थे, उस जनजाति के लोगों को इकट्ठा करके और ब्रिटिश राज्य के अगेंस्ट में विद्रोह किया था। बाद में जवाहरलाल नेहरू जी ने गाइदिन्ली को रानी की उपाधि भी दी थी, है ना, इसलिए इन्हें रानी गाइदिन्ली की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएं रही हैं भारत में जनजातियों की स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, किस हिसाब से उन्होंने अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए ब्रिटिश राज्य से टक्कर ली थी। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, आगे क्या कुछ कहानियां हैं। आगे हम समझते हैं संविधान के प्रावधान के तहत जनजातियों को किस तरीके से रखा गया है। यदि आर्टिकल 366 की बात करें तो इसमें जनजातियों की परिभाषा दी गई है। अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा के संदर्भ में इसमें चर्चा की गई है। अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा, अच्छा, यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा कि आर्टिकल 366 में कई टर्म्स की परिभाषा दी गई है ना। उसमें 25 नंबर जो क्लॉज है उसमें अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा के संदर्भ में चर्चा की गई है। वहीं अनुच्छेद 342 में राष्ट्रपति जो है किसी भी राज्य या फिर संघ शासित क्षेत्र में किसी भी जनजाति को या फिर जनजाति के समुदाय को अनुसूचित जनजाति करार दे सकते हैं। इस संदर्भ में इसमें चर्चा की गई है। यहाँ पर राष्ट्रपति के संदर्भ में बात की गई है ना। आर्टिकल 342 में राष्ट्रपति के द्वारा एसटी स्पेसिफाई करना, ठीक है। किसी भी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में यदि राज्य है तो राज्य के कॉन्टेक्स्ट में राष्ट्रपति जी राज्य के राज्यपाल से विमर्श करके वहां पर किसी भी जनजाति को या फिर जनजाति के समुदाय को अनुसूचित जनजाति के तौर पर उसे विनिर्दिष्ट करते हैं, उसे स्पेसिफाई करते हैं। जब हम बात करते हैं आर्टिकल 338A की, तो पहले केवल आर्टिकल 338 था जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की चर्चा की गई थी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग। बाद में एक संशोधन किया गया और संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 338A को ऐड किया गया और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग इस नाम से एक नए आयोग का गठन किया गया, ताकि यह आयोग पार्टिकुलरली जो ट्राइब्स हैं भारत में, ट्राइब्स जो भी रह रही हैं उनके जो भी स्थितियां हैं, उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उसको वो चेक कर सके, उसको मॉनिटर कर सके और जो भी निर्देश हैं वो दे सके। इसके अलावा संसदीय शक्ति की यदि हम बात करते हैं तो संसदीय शक्ति के अंतर्गत संसद किसी भी अनुसूचित जनजाति को, जो अनुसूचित जनजातियों की लिस्ट है, उस लिस्ट में शामिल कर सकती है या फिर लिस्ट में से किसी भी अनुसूचित जनजाति को हटा सकती है। ये संसद को शक्ति दी गई है। इसके अलावा एक अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम भी बनाया गया है। तो ये सब कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो भारत के संविधान में वर्णित हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि अनुसूचित जनजातियों को प्रतिनिधित्व भी मिला हुआ है संसद में, विधानमंडल में और पंचायत के स्तर पर। तो ये सब कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो भारत में जनजातियों को सशक्त करने की दिशा में किए गए हैं।
इसके अलावा और क्या कुछ बातें हैं, आगे देखते हैं। इस संदर्भ में यदि हम देखें कि आखिर क्या कुछ चैलेंजेस हैं जो कि हमेशा जो ट्राइब्स हैं उन्हें रूबरू इन चैलेंजेस से होना पड़ता है। इनकी बात करें तो पहला तो यही है कि अलगाव की भावना। जनरली देखा जाता है कि जो भी जनजातियां जिस भी क्षेत्र में रह रही हैं, चाहे वो पूर्वी भारत हो, पश्चिमी भारत हो, मध्य भारत हो, कहीं भी हो, तो उन्हें कहीं ना कहीं अलगाव की भावना का शिकार होना पड़ता है। और इस लिहाज से इसका जो असर होता है, ये उनके विकास में इसका असर होता है और उनके विकास में, एक उनके सर्वांगीण विकास में देरी होती है। इसके अलावा नीतियों के संचालन में भी देरी जैसी जो चैलेंजेस हैं, इसको भी चेक करने की आवश्यकता है, इसको भी दूर करने की आवश्यकता है ना। क्योंकि राज्य सरकार के स्तर पर, देश के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर भी कई सारी नीतियां चलाई जा रही हैं। इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे भी। यदि उन नीतियों का सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो, क्रियान्वयन नहीं हो, तो उससे उसका इम्पैक्ट जो है, बैड इम्पैक्ट उनके विकास पर पड़ता है। तो इसे चेक करने की आवश्यकता जान पड़ती है। आगे देखते हैं, आगे क्या कुछ बातें कही गई हैं। अब हम समझते हैं कि जनजातियों के लिए जो कदम उठाए गए हैं वो क्या कुछ महत्वपूर्ण कदम है, वो क्या कुछ इंगित करते हैं। पहला तो यही है कि 1999 में एक जनजातीय मंत्रालय गठित किया गया था। कब? तो 1999 में। इसके अलावा जनजातियों के स्तर पर जो भी विद्यार्थी, जो भी बच्चे आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ स्कॉलरशिप योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। और इसके अलावा एकलव्य विद्यालय की भी व्यवस्था की गई है। एकलव्य विद्यालयों की संख्या में भी बढ़ोतरी की गई है हाल के समय में, ताकि जो जनजातीय समुदाय के जो बच्चे हैं वो अच्छे से शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर सकें। इसके अलावा कुछ ऐतिहासिक समझौते भी हाल के समय में किए गए हैं, जैसे बोडो समझौता। ये लास्ट ईयर किया गया था, है ना। ब्रू रियांग समझौता, ये भी लास्ट ईयर ही किया गया था। तो ये जो समझौते हैं, ये समझौते बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं उस पार्टिकुलर रीजन के जनजातियों के विकास में। बोडो समझौता हुआ था असम और जो बोडो संगठन है उसके साथ और केंद्र के साथ मिलकर के असम में। ब्रू रियांग समझौता चूँकि मिजोरम और त्रिपुरा से जुड़ा हुआ ये मसला था, तो मिजोरम, त्रिपुरा और केंद्र सरकार के आपस में मिल करके ये समझौता किया गया था, ताकि ब्रू और रियांग जो समुदाय है, जो जनजातियां हैं, इनका विकास सही तरीके से हो सके। इन्हें जो कई बार विस्थापन का शिकार होना पड़ रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के बाद, तो उससे बचा जा सके और इनके लिए जो भी व्यवस्था है, जो भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, उसे अपनाया जाए, है ना। इसके अलावा कार्बी आंगलोंग समझौता, ये असम रीजन में कार्बी आंगलोंग क्षेत्र में जो जनजातियां रहती हैं उससे जुड़ा हुआ ये समझौता हुआ था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण समझौते हैं जो कि जनजातियों के विकास में भारत सरकार के द्वारा जो पहलें की जा रही हैं उसको इंगित करती हैं, है ना। आगे हम देखते हैं, आगे और जो महत्वपूर्ण कदम की यदि बात की जाए, अन्य क्या कुछ महत्वपूर्ण कदम भारत सरकार के द्वारा अपनाए जा रहे हैं, तो उनके लिहाज से यदि बात मैं करूं तो आपको मैं बता दूं कि इसी वर्ष जब पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, तो इसमें कुछ लोगों को कुछ ऐसे लोगों को पद्म पुरस्कार से नवाजा गया है जो कि जनजातीय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो ये हैं तुलसी गौड़ा, जो कि हल्लाकी जनजाति से संबंधित हैं और ये एक पर्यावरणविद हैं। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। और इसके साथ साथ एक और हैं, राही सोमा पोम्परे।
इन्हें भी पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। और ये किस जनजाति से बिलोंग करती हैं? ये महादेव कोली जनजाति से बिलोंग करती हैं। ठीक है ना। तो जो तुलसी गौड़ा है ये कर्नाटक में इनका ये रहती हैं, उत्तरी कन्नड़ जिले से ये बिलोंग करती हैं। जो राही सुमा पोम्परे हैं ये महादेव कोली जनजाति से बिलोंग करती है। मैंने इन दोनों की जनजातियों का नाम इसलिए लिख दिया है कि कहीं यदि सवाल बन जाए कि यह जनजाति कहाँ पर बिलोंग करती है या फिर कौन इससे जुड़ी हुई हैं, तो उस लिहाज से आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस हिसाब से भारत सरकार जो है वर्तमान संदर्भ में यदि देखा जाए तो जनजातियों के कल्याण के लिए, जनजातियों के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। आपको मैं बता दूं कि भारत में जनजातियों की महत्व को, उनकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। जिस हिसाब से आज हम जलवायु परिवर्तन की चुनौती से रूबरू हो रहे हैं, वैसी स्थिति में जो भारत की जनजातियां हैं ये प्रकृति संरक्षण को अपनी परंपरा के तौर पर निभाती आ रही हैं। आज नहीं बल्कि सदियों से उनका एक धार्मिक कर्तव्य मानती हैं या फिर अपना एक अधिकार के तौर पर भी प्रकृति के संरक्षण को वो महत्व देती रही हैं। इसके अलावा जो जनजातियां हैं वो संस्कृति के निर्माण में, संस्कृति के संरक्षण में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वो संस्कृति के लिहाज से यदि कहा जाए तो कला, संगीत, नृत्य के क्षेत्र में अपने संस्कृति को संरक्षण देने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर कार्य करती हैं, है ना। वो उससे अलग नहीं रहती हैं, वो हमेशा इसको कॉन्टिन्यूटी इसे प्रदान करती हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि जो जनजातियां हैं वो कहा जा सकता है कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी कई मायनों में उन्नत सोच रखती हैं। जैसे कि यदि उनके यहाँ पे बेटी का जन्म हो तो कई ऐसी जनजातियां हैं जो बेटी के जन्म का उत्सव मनाती हैं, उससे वो निराश नहीं होती हैं। तो ये संकेत करता है कि कई मायनों में ये जो जनजातियां हैं हमसे कहीं अलग, एक सामान्य जो भारत के लोग हैं उनसे कहीं अधिक अच्छी सोच वो रखती हैं। तो कहने का मतलब यही है कि भारत की जनजातियों के महत्व को किसी भी स्तर पर नकारा नहीं जा सकता है, इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है, बल्कि इनके संरक्षण के, इनके सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर उपाय की आवश्यकता है और उन्हें हमेशा समर्थन देने की आवश्यकता है ताकि वो अपने कर्तव्य के साथ साथ भारत की प्रगति में भी सहायक हो सके। हाँ, तो आज की चर्चा में इतना ही। आज की चर्चा के आधार पर जो सवाल बन सकता है उस सवाल को यदि हम देखते हैं तो सवाल कहता है भारत में जनजातीय विकास के महत्व को रेखांकित कीजिए, है ना। सवाल बहुत ही स्पष्ट है कि भारत में जनजातीय विकास का जो महत्व है, महत्व को आपको हर दृष्टिकोण से बताना है, उनके आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व के दृष्टिकोण से, और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में विभिन्न जनजातियों ने किस हिसाब से भूमिका निभाई उन्हें कुछ उदाहरणों के माध्यम से दर्शाते हुए और एक स्पष्ट उत्तर लिखने की कोशिश करनी है। आज की चर्चा में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।